बीएचयू के शोबे संस्कृत में मुस्लिम प्रोफेसर डॉक्टर फिरोज खान की तकर्रुरी के खिलाफ शोबे संस्कृत के तलबा का एहतजाज जारी है। ऐसे में 14 रोज बाद आज यूनिवर्सिटी का शोबे संस्कृत पढ़ाई के लिए खोल दिया गया। शोबे संस्कृत में जेर मुलाजमत लेक्चरर और दीगर स्टाफ तलबा का एहतजाज पर गोल मोल जवाब दे रहे हैं। झगड़ा क्यों चल रही है, क्या है, ये जरूर थोड़ा बहुत हमने सुना है, जाना है, और इसमें व्यक्तिगत हम लोगों का कोई राय नहीं है। देखिए, प्रशासन का कहना है कि जो नियुक्ति हुई है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत हुई है। बच्चों का कहना है कि ये धर्म विज्ञान संकाय है, यहाँ धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, उनका ये अपना पक्ष है। अब ये नियुक्ति क्या हुई है, सही है गलत है, ये निर्णय करना हम अध्यापकों का काम नहीं है। ये काम सिलेक्शन कमेटी का था जो स्क्रूटनिंग किए, बाद में जिन्होंने उसका सिलेक्शन किया है, तो उन लोगों का काम है, आप उनसे पूछ सकते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई प्रपंच यहाँ नहीं है। हाँ, शास्त्र का प्रपंच है। शास्त्र की बात जहाँ तक आती है उसको वही व्यक्ति अच्छी तरह पढ़ाएगा जो शास्त्रज्ञ होगा, और शास्त्रज्ञ होने के लिए एक अलग परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा से जो पढ़ के आता है शास्त्र को वही पढ़ा सकता है। ये निस्संदिग्ध विषय है। विश्व हिंदू परिषद के कारगुजार सदर आलोक बंसल ने मजहब की बुनियाद पर मुस्लिम प्रोफेसर की तकर्रुरी की मुखालफत की मजम्मत की है, लेकिन साथ ही उन्होंने तलबा के एहतजाज की असल वजह को समझने पर जोर दिया है। स्पष्ट करूं कि संस्कृत किसी धर्म के लोगों की भाषा नहीं है, वो भारत की भाषा है, विश्व भर में पढ़ी जाती है और अलग अलग धर्मों के लोग भी उसको पढ़ते हैं। हमें तो आनंद होगा कि हमारे मुस्लिम भाई, ईसाई भाई भी संस्कृत पढ़ें और भारत की परंपरा को उसकी मूल भाषा में समझें। इसलिए अगर कोई संस्कृत पढ़ते हैं, उसकी योग्यता प्राप्त करते हैं और उसको पढ़ाते हैं, तो उनका धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। पर बनारस का मामला थोड़ा अलग है। इस बात को समझा जाना चाहिए कि उनकी नियुक्ति संस्कृत विभाग में नहीं हुई है। एक अलग विभाग है जिसको धर्म विज्ञान कहते हैं, और वह धर्म विज्ञान जो भारतीय धर्म है उनके अध्ययन के लिए बनाया गया था। उनकी फिलॉसफीज और उनके पद्धतियां, इन दोनों के लिए बनाया गया था। मुझे बताया गया है कि इन महाशय को धर्म विज्ञान का शिक्षण देने की कोई योग्यता नहीं है और इसलिए विरोध हो रहा है। एक जानिब बीएचयू में शोबे संस्कृत में मुस्लिम प्रोफेसर की तकर्रुरी के खिलाफ तलबा एहतजाज कर रहे हैं, वहीं इसी यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश कर रहा है। जी हाँ, बीएचयू के शोबे उर्दू में एक हिंदू प्रोफेसर हैं जो ब्राह्मण है। उनका नाम प्रोफेसर ऋषि शर्मा है। ऋषि शर्मा यहाँ 5 साल से तलबा को उर्दू पढ़ा रहे हैं। ऋषि शर्मा के मुताबिक उर्दू को लेकर न उन्हें जेएनयू में मुखालफत का सामना करना पड़ा और न ही बीएचयू में। ऋषि शर्मा के मुताबिक मदन मोहन मालवीय ने जब इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी तो यहाँ हर जबान के लिए शोबा कायम किया था और उसे कभी हिंदू मुस्लिम में तकसीम नहीं किया। ऋषि शर्मा से शोबे उर्दू के सदर भी काफी मुतासिर हैं। सदर शोबे के मुताबिक उर्दू किसी एक मजहब की जबान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जबान है। 2015 अक्टूबर 2015 में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ शोबे उर्दू बीएचयू में, क्योंकि गांव से बिलोंग करते थे, गांव में मदरसा था, तो गांव के मदरसे में मैं जाता था उर्दू पढ़ने के लिए और हिंदी पढ़ता था। हम लोग, मेरे पूर्वज वो बिहार छपरा से हैं, तो हमारी घर की जो ज़बान है वो भोजपुरी है। हम लोग घर में भोजपुरी ज़बान बोलते हैं। वो कहते हैं कि उर्दू, आमतौर से लोग कहते हैं और कोई सब्जेक्ट मिला नहीं, उर्दू पढ़कर करोगे क्या? तो वो फिर हमको कहते हैं कि सर जब उर्दू पढ़कर आप करियर बना सकते हैं उर्दू में ही, तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो ये एक पॉजिटिव बात जाती है उनके दरमियान और मैं बताता हूँ कि हाँ बिल्कुल पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। उर्दू से अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं तो वाकई आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि दरअसल उर्दू डिपार्टमेंट का मामला ये है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि उर्दू किसी विशेष धर्म की ज़बान नहीं है। उर्दू इस देश की ज़बान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतना ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी उर्दू की तरक्की और इसमें, इसलिए हम उसको मुसलमान की भाषा में नहीं लेते। दूसरी बात यह है कि ऋषि शर्मा इस विभाग में आए, अपने टैलेंट के ऊपर आए हैं।
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माबैन फासले बढ़ते जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद के मामले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने नजरसानी की दरख्वास्त देने का फैसला कर लिया है, जबकि वक्फ बोर्ड ने रिव्यू पिटीशन दाखिल न करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबर भी चेयरमैन जफर फारूकी के मुखालफत करते हुए कहते हैं कि वो जेल जाने से बचने के लिए हुकूमत की जबान बोल रहे हैं। लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद जो ठहराव और सुकून और थोड़ी सी बेचैनी समाज में महसूस की जा रही थी, उसने अब करवटें बदलनी शुरू कर दी हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला हो चुका है और जमीन के मुतालिक वक्फ बोर्ड क्या पेशरफ्त करेगा, यह आइंदा 26 तारीख को मुजव्वज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया जाएगा। जफर फारूकी कहते हैं कि बोर्ड पिटीशन नहीं दाखिल करेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड के मेंबर के मुताबिक ये फैसला जफर फारूकी का जाती फैसला है, बोर्ड का नहीं। वो उनका अपना फैसला है और उस फैसले के हिसाब से वो जो भी कर रहे हैं, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारा अपना डिसीजन पहले दिन से यही है और फैसला आने से पहले से यही रहा है कि जो फैसला आ जाएगा वो हम मान लेंगे। हम उसी स्टैंड पे कायम है कि जो फैसला आया वो हम मानेंगे और हम कोई रिव्यू नहीं करेंगे। ये बोर्ड का कोई डिसीजन नहीं है। बोर्ड का डिसीजन होता है, बोर्ड में डिसीजन लिया जाता है तो उनको बताना चाहिए कि बोर्ड में कब किस टाइम जो है रेजोल्यूशन पास किया गया। ऐसा तो कोई नहीं पास किया गया रेजोल्यूशन, ना मुझे मालूम नहीं है। और ये जफर फारूकी साहब का अपना ओन एजेंडा है, उनका अपना एक मानना है, क्योंकि वो सीबीआई इंक्वायरी से बचना चाहते हैं, तो वो इसलिए परेशान है। वो अहम बात यह है कि बीजेपी के लिए नरम गोशे रखने वाले चंद लोगों को छोड़कर बड़ा तबका जफर फारूकी के रोल और उनके बदले हुए किरदार को मशकूक निगाहों से देख रहा है और उनकी तब्दीली को उस सीबीआई इंक्वायरी से जोड़कर देख रहा है जो बदउनवानियों के नतीजे में आयद की गई है। कहीं न कहीं सरकार के दबाव में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने फैसला किया। बोर्ड का मतलब सिर्फ चेयरमैन है, और चेयरमैन का मतलब है जो मौजूदा चेयरमैन है उन कहीं ना कहीं दबाव में भी रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस वक्त ये ज़्यादा तारीखें पढ़ने लगी सुप्रीम कोर्ट में, कंटिन्यू तारीखें पड़ी थी, मैं उसी वक्त मैं समझता हूं देश के बहुत सारे सम्रांत शऊरमंद लोगों को इस एहसास हो गया था कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बहुत ज़्यादा पैरवी नहीं करेगा। यूपी शिया वक्फ बोर्ड हो या यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जिसको चाहती है उसको चेयरमैन बनाती है, सदर बनाती है और मेंबर बनाती है। तो इसके ऊपर बहस ही नहीं करना चाहिए। जो सरकार की मंशा होगी वही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की मंशा होगी। दोनों चेयरमैन, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, दोनों ने, ऐसा सुनने में आता है, दोनों ने पिछली सरकारों में खूब बदउनवानियाँ की हैं या गलत तरीके से काम किया है। अब जब उन पर तनकीद हो रही है और उन पर जब इंक्वायरी सेटअप हो रही है, अब वो बायस हो रहे हैं, धीरे से इधर उधर की बात कर रहे हैं, सरकार की हिमायत में बयान देने लगते हैं। बिल्कुल इनकी इंक्वायरी और इनकी दोनों की इंक्वायरी होना चाहिए। बोर्ड जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और ये मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर नहीं हुआ। हालांकि धुंध किसी हद तक छट चुकी है, ताहम आइंदा 26 तारीख का इंतजार भी सबको है। उसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कुछ अहम वजाहतें करनी है, लेकिन जफर फारूकी से इत्तेफाक न रखने वाले मेंबरान भी मुखालफत का पूरा मूड बनाए हुए हैं। ऐसे हालात में जफर फारूकी की मुश्किलें बढ़ने के इम्कानात ज्यादा नजर आते हैं। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। वहीं जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि वो बाबरी मस्जिद मुकदमे में रिव्यू पिटीशन नहीं दायर करेगी, मगर अगर कोई पिटीशन दायर करता है तो जमीयत उसकी मुखालफत नहीं करेगी। तंजीम ने महसूस किया कि इस अपील का अब कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो मुखालफत भी नहीं करते, लेकिन अब इसको मुफीद नहीं समझते। न जाया जाए तो बेहतर है। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज में खौफ और मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। इलाहाबाद में अपने निजी दौरे के मौके पर मीडिया के बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत खौफ की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज में मजहबी मुनाफरत फैलाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस वक्त रियासत में जमहूरी इदारों को तबाह करने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा के राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में नफरत फैला के राजनीति करना चाहती है। और जो संस्थाएं हैं जिन्होंने देश और समाज को बेहतरीन लीडर्स दिए हैं,
और वो किसी फील्ड के लीडर्स हों, शिक्षा के क्षेत्र में दिए हैं, मेडिकल के क्षेत्र में दिए हैं, उसका राजनीतिकरण और अपने स्वार्थ में कैसे लाभ पहुंच सकता है, उस रास्ते पर बीजेपी संस्थाओं को भी खराब कर रही है। एक तरफ जहां बीएचयू में संस्कृत को खास मजहब से जोड़कर नफरत को हवा दी जा रही है, वहीं हमारे मुल्क में ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं जहां मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखने वाले टीचर और तलबा बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत संस्कृत के दर्स व तदरीस में मसरूफ है। मेरठ में ऐसे मुस्लिम टीचर और तलबा समाज के लिए एक मिसाल बन गए हैं। मेरठ के कसीर हिंदू आबादी वाले इलाके सदर बाजार में मदरसा इमदादुल इस्लाम गुज़िश्ता 132 सालों से कायम है। इस मदरसे में इस्लामी तालीम के साथ पिछले 40 बरसों से वेद, पुराण, गीता और रामायण की तालीम से तलबा को रोशनास कराया जाता है और ये खिदमत खुद मदरसे के मोहतमीम मौलाना शाहीन जमाली चतुर्वेदी अंजाम देते आ रहे हैं। मौलाना शाहीन जमाली तलबा को जहां कुरान और हदीस की तालीम देते हैं, वहीं संस्कृत के श्लोक का तर्जुमा करके गीता, वेद, पुराण की तालीम और मकसद भी बयान करते हैं। मैंने आज से 50 बरस पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए पंडित बशीरुद्दीन, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंडित का खिताब दिया था, मैंने उनसे संस्कृत पढ़ी। हमने ज्ञान को सीखने के लिए संस्कृत को भी अपनाया और कई ज़ुबानें पढ़ीं और उनमें हमने फिर धार्मिक ज्ञान को फैलाना और आपस के मेल मिलाप को बढ़ाना अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भुविश्वलो लुप्तवम मार्दवम हीरचापलम। वहीं मदरसे के तलबा भी संस्कृत रस्मुल खत और जबान से वाकफियत न रखने के बावजूद मौलाना शाहीन जमाली के जरिए बयान किए जाने वाले संस्कृत के श्लोकों के मतलब और मकसद को बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़ारिबू व सद्दिदू वला तहासदू वला तबागदू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, कि आपस में मिलजुल करके रहो। और यही पैगाम अगर वेदों के हवाले से लें तो वेदों में कहा गया, अयम निजा पड़ोदती गंडणा लघु चीत शाम। ऐसी ही एक और मिसाल शहर के इस्माइल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी देखने को मिलती है, जहां संस्कृत से ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों की तादाद भी क्लास में 50% है और ये तालिबात संस्कृत जबान को शौक से पढ़ती हैं और इस शोबे में अपना मुस्तकबिल भी संवारना चाहती हैं। संस्कृत की तालीम हासिल करने वाली ये तालिबात और तालीम देने वाले टीचर खुद मानते हैं कि बीएचयू में संस्कृत जबान और मजहब के दरमियान लकीर खींचने वाले न सिर्फ समाज बल्कि इस जबान का भी नुकसान कर रहे हैं। मैं 6th क्लास से संस्कृत पढ़ रही हूँ और मैंने हमेशा संस्कृत को यही सोचा है कि ये अच्छा है और उसमें नंबर अच्छे आते हैं और इसको पढ़ो तो ही समझ में भी आती है और अच्छी लैंग्वेज है, अच्छा सब्जेक्ट है। मैंने संस्कृत में बीए फर्स्ट ईयर में बीए में ही पढ़ी है। इनफैक्ट कभी सोचा नहीं था कि कभी संस्कृत लूँगी या पढ़ूँगी, तो बीए में मैंने लिए हैं। तो मैंने पढ़ी बीए फर्स्ट ईयर में, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया उसमें और इनफैक्ट अब भी है। तो मेरा मानना तो ये है कि मैं अगर एमए करूँगी तो संस्कृत से ही करूँगी। नहीं, संस्कृत का नुकसान है, संस्कृति का नुकसान है और भारत देश की जो अखंडता और एकता और जो हम ये कहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है गंगा यमुनी संस्कृति है और हम सब बड़े मिलजुल के रहते हैं, उसको बहुत क्षति पहुँचेगी। जब एक ज़बान को लेकर, एक मज़हब को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो इससे किसी मज़हब, संस्कृति या ज़बान का भला कभी नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है और इसमें आपसी भाईचारे को भी ठेस पहुंचती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। बीएचयू में फिरोज खान का बतौर संस्कृत प्रोफेसर तकर्रुरी को लेकर शुरू हुआ हंगामा कम नहीं हो रहा है। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्कृत शोबा पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम किए हुए है। एएमयू के शोबे संस्कृत में सभी मजाहिब के तलबा और तालिबात एक साथ तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीम देने वाले असातिज़ा भी बैनुल मजाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। हालिया तनाज़े पर एएमयू शोबे संस्कृत के सदर प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ का कहना है कि गलती इंतजामिया से हुई है, तलबा का एहतजाज जायज़ है।
यूपी मदरसा बोर्ड इस वक्त यतीमी की हालत में पहुंच गया है। मदरसा बोर्ड में इस वक्त न तो कोई चेयरमैन है और ना ही मजलिस आमला को तश्कील दिया गया है। मदरसा बोर्ड में कोई जिम्मेदार शख्स नहीं होने की वजह से मदारिस का निज़ाम तालीम सख्त बदनज़मी का शिकार होकर रह गया है। बोर्ड ने फरवरी माह में सालाना इम्तहानात कराने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक तलबा से इम्तहान फॉर्म तक नहीं भरवाए गए हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। यूपी मदरसा बोर्ड इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। रियासत की योगी हुकूमत ने मदरसा बोर्ड की अभी तक तश्कील 9 तक नहीं की है। यही वजह है कि इस वक्त मदरसा बोर्ड में न तो कोई चेयरमैन है और न ही मजलिस आमिला का कोई वजूद है। इस सूरत हाल में रियासत के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस का निज़ाम तालीम बदनज़मी का शिकार होकर रह गया है। अभी तो फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे हैं। 30 नवंबर तक अभी आखिरी तारीख दी गई है। अब 30 नवंबर तक कितने फॉर्म भर जाते हैं और उसके बाद अगर समझते हैं सरकार कि हाँ ये बोर्ड समझता है कि पूरे हैं तो इम्तिहान करा लें, और अगर कुछ कमी बेशी देखें बोर्ड का क्या कमी। अब प्रॉब्लम यह है कि बोर्ड का कोई सदस्य नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, तो बोर्ड है कहाँ? तो अब तो सरकार चला रही, बोर्ड तो चला नहीं रहा। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि जैसी सूरत हाल इस वक्त यूपी मदरसा बोर्ड की है, इसकी नज़ीर माजी में दिखाई नहीं देती। इनका कहना है कि रियासती हुकूमत ने मदरसा बोर्ड को इसके हाल पर छोड़ दिया है। इस वक्त दीनी मदारिस का कोई भी पुरसान हाल नहीं है। आज की सूरत हाल ये है कि जो भी चाहे जिसको भी हुकूमत ने मुतय्यन कर दिया, रजिस्ट्रार बना दिया, वो बन गया। उन्हें भी नहीं पता है, ना हमको पता है। आज तक कभी जिम्मेदार पहले ये होता था कि रजिस्ट्रार दौरा करता था, एक शहर में 2 शहर में गया, वहाँ के सारे मदारिस को बुलाया, उनकी मुश्किलात को सुनी, अपनी मुश्किलात को बताया। जब तक आपस में तालमेल होगा तो अच्छे से होगा। रियासत के बेशतर दीनी मदारिस में अभी तक इम्तिहान फॉर्म नहीं भरे गए हैं। मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में एक बड़ी तादाद प्राइवेट इम्तिहानात देने वालों की होती है, लेकिन इस बार प्राइवेट इम्तिहान के लिए बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि अगर हुकूमत ने मदरसा बोर्ड की जल्द ही तश्कील 9 नहीं की तो इसका खमियाजा मदारिस के तलबा को भुगतना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। हुकूमत रेन बसीरों के जरिए बेसहारा लोगों को रात में सर छुपाने का आसरा मुहैया कराती है, लेकिन सर्दी के मौसम की शुरुआत के बावजूद मेरठ में नगर निगम के जेर इंतजाम चलने वाले कई रेन बसीरें इंतजामिया की लापरवाही और बदनज़मी का शिकार। इन रेन बसीरों में इंतजामात का जायजा लिया न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने। सर्दी की शुरुआत के साथ ही इन रैन बसेरों की अहमियत और ज़रूरत समझी जाने लगती है, और इसी के साथ ही इनके जो इंतज़ामात हैं उनको दुरुस्त करने का भी काम शुरू हो जाता है। लेकिन साल के जो 9 महीने तकरीबन इन रैन बसेरों को कहीं कोई पूछता नहीं, और ऐसा ही एक रैन बसेरा यहाँ पर ज़िला अस्पताल के अहाते में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था, किस तरह से इंतज़ामात हैं। ना साफ़ सफाई है, ना किसी तरह का कोई इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। ये एक कमरा है जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये रूम खुला हुआ है, और खिड़कियाँ भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर खिड़कियों में शीशे टूटे हुए हैं। सर्दी के मौसम में जब अगर कोई यहाँ पर आकर आसरा लेता है, अपना सर छुपाने की कोशिश करता है, तो ये सर्द हवाएं यहाँ से अंदर आती हैं, और इस तरह से ये बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें सामान रखे जाते हैं। लेकिन इनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि कोई है नहीं, सामान भी नहीं है, और इसी के साथ ही जो यहाँ पर इंतज़ामात किए जाते हैं लोगों के रहने के लिए, चाहे वो बिस्तर का इंतज़ाम हो, चाहे वो कंबल का इंतज़ाम हो, वो भी नहीं है इस वक्त किया गया, जबकि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। आप यहाँ पर जो है जो व्यवस्था है इस रैन बसेरे की, क्या कहेंगे इसको लेके? मतलब क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कि व्यवस्था है कि नहीं है? सर यहाँ पे तो बहुत गंदा रहता है, यहाँ पे बहुत गंदा रहा। कभी कोई गुटखा खा के थूक रहा है, कोई दारू के क्वार्टर मिलते हैं इनमें,
हम यहाँ सारा में कम से कम 2-3 दिन हो गए रुके हुए। हमारे घर वाले का ऑपरेशन हुआ है, तो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उनका लड़की हुई है, तो इसलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। तो जो लोग यहाँ पर आकर सर छुपाने की कोशिश करते हैं, आप देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई इंतज़ाम यहाँ पे है नहीं। ये एक कमरे का हाल हमने आपको दिखाया। इसी तरह से अगर हम लैट्रिन बाथरूम का हाल देखें तो वहाँ पे जो गंदगी है वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं। और फ़र्श की जो सफाई है उसको तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये सारा इंतज़ामात हैं। ये टॉयलेट है जिसमें अंदर अब गंदगी इतनी है कि हम उसमें अंदर जा नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह के इंतज़ामात यहाँ पे होंगे और किस तरह से ये कोशिशें की जाती हैं। यहाँ पर टोटी टूटी हुई है जिसमें से पानी बह रहा है और इसको दुरुस्त करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। तो इस तरह से सिर्फ जो हर साल दावे किए जाते हैं और इन दावों का कितना जो है इन पे खरा उतरता है इंतज़ामिया या सरकार जो वादे करती है, और जिस तरह से यहाँ पे हुक्म जारी कर दिया जाता है लेकिन ज़िला इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर नगर निगम किस तरह से इन सब कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं, उनकी क्या कारगुजारियाँ हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। उत्तर प्रदेश में डेंगू और फजाई आलूदगी इंसानी जान के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन सफाई के नाम पर अफसरान सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं। कांग्रेस के रियासी सदर अजय कुमार ने आज कानपुर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पीने का पानी पूरी तरह दूषित है, अगल बगल के लोग गंभीर बीमारियों के चपेट में है। डेंगू तेजी के साथ पांव पसारते चला जा रहा है। हजारों से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, सैकड़ों से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने अब भी कहीं से इन विषयों के तरफ गंभीरता दिखाने का काम नहीं किया। कानपुर में खातून के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया है। एसएसपी ऑफिस में शिकायत के लिए आने वाली एक खातून के साथ एसपी एमएलए के गनर ने बदतमीजी की। वहीं हैरत की बात यह है कि एसपी एमएलए मुतासरा खातून की मदद करने के बजाय वहां से चले गए। मुतासरा खातून अपने शौहर को पीटने की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची थी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हम उसकी गिरफ्तारी चाहिए, हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। एप्लीकेशन करो जब जानो, आप लोग बढ़ा पाएंगे ना औरत की छोड़ के चले जा रहे, क्यों आते, क्यों बट भाई हमें इंसाफ देखिए क्या हो रहा है। एसपी साहब ने मिले तो हमें ये मिल गए इरफान सोलंकी। हमें गरीब हैं, हमने उर्सिला में सारी रिपोर्ट कराई, हमको बहुत बीमारी हो गई है। किसने मारा था? इरशाद मिर्जा के बेटे ने, क्या नाम है उनका, देखिए नाम लिखा है उसका, इरशाद मिर्जा के बेटे, रेड टेप के मालिक, मिर्जा इंटरनेशनल। पुलिस में हिम्मत है तो उनके खिलाफ बोल के दिखाए, पुलिस में हिम्मत है। शबाना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। विधायक से मिले, विधायक गाड़ी लेके कहे हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। विधायक ने एप्लीकेशन नहीं ली, वो विधायक थे। इरफान सोलंकी के खिलाफ FIR दर्ज करो। क्यों उन्होंने मेरी सुनी, क्यों नहीं? शाहिद मिर्जा ने। अभी किसने की आपके साथ मारपीट? अभी नहीं, शाहिद मिर्जा के बेटे ने की। हाँ, अभी एक उनका चमचा कोई खड़ा था, उसने हमको धक्का दिया था। कानपुर के जीशान सिद्दीकी ने खेल के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। जीशान 22 साल की उम्र में एक ऐसे मकाम पर है जहां कामयाबी उसके कदम चूम रही है। 10 साल की उम्र से ही जीशान ने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट में अपना मुस्तकबिल बनाने की ठान ली। जीशान कई मुल्कों में वर्ल्ड चैंपियन में हिस्सा ले चुके हैं और कई गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। जीशान फ्रेंच बॉक्सिंग में इंडिया के पहले खिलाड़ी हैं और उस पर खानदान को फख्र है। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के बाढ़ में पुलिस को देखकर गंगा में कूदा मुलजिम को पकड़ने में पुलिस के छूटे पसीने। कड़ी मशक्कत के बाद 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। वैशाली सड़क हादसे में इंजीनियर तालिबा की मौत पर हंगामा। भीड़ ने कार में लगाई आग। NH 77 पर घंटों रहा जाम। NRC पर नीतीश कुमार का घेराव। बीजेपी ने दोहराया करारदाद। कांग्रेस और RJD ने JDU से किया स्टैंड साफ करने का मुतालबा।
पटना के एनएमसीएच में काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर्स महकमे सेहत के जनरल सेक्रेटरी से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म। वैशाली के भगवानपुर में पेश आए सड़क हादसे में इंजीनियरिंग की तालिबा की हादसे में मौत वाक़ई हो गई है, जिसके बाद से मकामी लोगों ने जमकर हंगामा किया। मुश्तइल भीड़ ने कार में आग लगाई और घंटों नेशनल हाईवे 77 जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग की तालिबा अपने घर वापस लौट रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार ने तालिबा को कुचल दिया। उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी यूनियन ने आज अपने मुतालबात को लेकर कारगिल चौक पर एक जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी एसोसिएशन का मुतालबा है कि उर्दू बंगला टीईटी के उम्मीदवार पिछले कई बरसों से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि टीईटी के नताइज का ऐलान किया जाए, लेकिन हुकूमत खामोश है। बिहार में एनआरसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के मौक़िफ़ पर बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीयू पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि किसी भी बैरूनी शख्स को मुल्क में रहने का हक नहीं है, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी पर अक़लियतों को धमकाने का इल्जाम आयद किया है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि एनआरसी के मामले पर इत्तेफाक़ राय का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लोगों को मुल्क से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर अमित शाह बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। कोई कहता है हम नहीं अपने राज्य में होने देंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में आसाम में यही बात कही थी, लेकिन उनमें इच्छा शक्ति नहीं था, लेकिन राजनीतिक ताकत की कमी थी। कठमुल्लों के आगे झुक गई, बोट के सौदागरों के आगे झुक गई। आज देश की बढ़ती हुई आबादी, विस्फोटक आबादी, और देश के गृह मंत्री ने जो कहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।